प्रभातम ज्ञान वैविध्य शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। संस्कृत शिक्षण के प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमारी जो आज की इकाई है वह है शिक्षणे संचार साधना नाम योगदान के देखिएगा। अलग अलग जो आधुनिक विषय हैं उन विषयों में हम देखते हैं कि पृथक पृथक जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से प्राप्त जो भी संसाधन है उन संसाधनों का आज की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसमें हमें नए नए जो साधन है शिक्षण के वो देखने को मिलते हैं। परंतु हमारी जो प्राचीन संस्कृत भाषा है उस संस्कृत भाषा में भी कि वर्तमान संदर्भ में हम अपने शिक्षण में किन किन जो संचार साधन है उनका प्रयोग कर सकते हैं, इसी के विषय में आज हम बिंदुतः विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षणे संचार साधनानां योगदानम अत्यधिकम वर्तते। एभिः साधारणजनाः अपि लाभः प्राप्नुवन्ति। दृश्य श्रव्य साधने अपि येषां प्रयोगो भवति। प्रमुखानि संचार साधनानि कानि सन्ति तस्मिन् विषयम् अपि चर्चां कुर्मः। तो प्रमुख जो शिक्षण के संचार साधन है उनमें हम देखते हैं कि प्रमुखानि संचार साधनानि दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, संगणक यंत्रम, इंटरनेट और आकाशवाणी। ये संचार साधन के जो प्रमुख प्रोजेक्ट माने जाते हैं या साधन माने जाते हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं बिंदुतः कि जो दूरदर्शन है उस दूरदर्शन का हमारे संस्कृत शिक्षण में क्या महत्व है, किस प्रकार से हम अपने शिक्षण को अत्यधिक सुग्राह्य और रोचक बनाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दूरदर्शनम। तो बता रहे हैं कि भारत देशे जनसंख्या अधिक क्षेत्रम विस्तृतम। ये जो भारतवर्ष है वो बहुत ही विस्तृत देश है और उसकी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या की दृष्टि से भी जब हम देखते हैं तो हमारे देश का जो नाम है वो द्वितीय स्थान पर आता है। तथा च धनस्य विद्यालयानां प्रशिक्षित शिक्षकानां अभाव अपि दृश्यते। कहते हैं कि जो धनाढ्य विद्यालय है उनका और जो प्रभावी शिक्षण करवाने वाले जो शिक्षक हैं उनका भी अभाव हमें देखने को मिलता है। अतः अनया दृष्टिया दूरदर्शन से उपयोगिता वर्तते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस दृष्टि से जो दूरदर्शन है उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है। शिक्षण अधिगमे शैक्षिक दूरदर्शन से प्रयोगो अति प्रभावात्मक रूपेण कर्तुम शक्यते। बता रहे हैं कि शिक्षण अधिगम में शैक्षिक दूरदर्शन का प्रयोग है वो बहुत ही प्रभावी रूप से हम कर सकते हैं। यथा कक्षा शिक्षकेन पाठदाने सहायक सामग्री रूपे। कक्षा शिक्षण में अध्यापक के द्वारा किया जाने वाला जो पाठ का अध्ययन है उस अध्ययन में हम दूरदर्शन को सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आगे दूसरा, अमेरिका, सोवियत संघ, इटली सदृश स्वसंतोषप्रद पाठानाम एकेन शेट रूपेण प्रयोक्तुम शक्य। कहते हैं कि अमेरिका, सोवियत संघ, इटली आदि स्वसंतोषप्रद जो पाठ हैं उनका एक सेट के रूप में हम इस दूरदर्शन को प्रयुक्त कर सकते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है
वैज्ञानिक अन्वेषण से उत्तेजक रूपे, वैज्ञानिक जो खोज है उसके उत्तेजक के रूप में भी हम दूरदर्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कक्षायाम प्रेरणा पुनर्उत्तेजना से उत्पन्न करने से दृष्टया, कक्षा में प्रेरणा और पुनः उत्तेजना उत्पन्न करने की दृष्टि से भी एक बहुत ही सशक्त संचार का साधन माना गया है। आगे बालानाम निरीक्षणस्य पाठावबोधनस्य व्यवहारिकतायाः विचारान् व्यक्तकरणस्य च दृष्ट्या अस्य प्रयोगो कर्तुं शक्नुमः। बता रहे हैं कि बालकों के निरीक्षण के लिए उनके पाठावबोधनस्य कि किया गया जो अध्ययन किया गया जो पाठ है उसमें उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई, कितना उनको अवबोध हुआ, इस रूप में भी हम उसको जान सकते हैं। फिर विचारान व्यक्त करने से दृष्टिया, अपने विचारों को व्यक्त करने की दृष्टि से भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम जो दूरदर्शन का प्रारंभ है वो कब हुआ। तो जैसा कि यहाँ पर भी बताया गया है कि भारतवर्ष दूरदर्शन से प्रारंभ है, तो सितंबर मास से 15 दिनांक, सितंबर यानी 5 सितंबर 1959 तमे वर्षे बता रहे हैं कि भारतवर्ष में जो दूरदर्शन का प्रारंभिक काल माना जाता है वो 5 सितंबर 1959 माना जाता है। और नवंबर 1982 वर्ष पर्यंतम भारतवर्षे 1 दूरदर्शन केन्द्रैः कार्यं कृतवन्तः। 1982 के बाद वर्ष 82 तक भारतवर्ष में जो 41 जो दूरदर्शन केंद्र हैं वो कार्यरत है। अधुनापि दूरदर्शन केन्द्राणां विस्तारः सर्वकारेण कृतवान्। इस समय भी हमारी जो भारत सरकार है उसने दूरदर्शन के जो केंद्र हैं उनमें विस्तार किया है। आगे हम देखते हैं कि दूरदर्शन कितने प्रकार का होता है। तो प्रथम दृष्टया दूरदर्शन जो है उसे 2 प्रकार का बताया गया है। पहला जो प्रकार है वो है निर्देशात्मकम दूरदर्शनम, और जो दूसरा है वो है शैक्षिक दूरदर्शन। अब हम देखते हैं कि निर्देशात्मक जो दूरदर्शन है उसकी परिभाषा क्या है, वो हमारे शिक्षण कार्य में किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो देखते हैं कि निर्देशात्मक दूरदर्शन से संबंध है औपचारिक निर्देश है अनौपचारिक कार्यक्रम भवति। कह रहे हैं कि दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संबंध है, निर्देशात्मक दूरदर्शन कार्यक्रम का जो संबंध है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों निर्देशनों में होता है। शिक्षकेन कार्यान्वयन कार्यक्रम संचालनीयम, जो शिक्षक है वो अपने कार्य का कार्यान्वयन करके कार्यक्रम को संचालित कर सकता है। तो ये हमारा निर्देशात्मक दूरदर्शन हुआ। अब देखते हैं शैक्षिक दूरदर्शन। तो कह रहे हैं अनेकः कार्यक्रमः केवलं विद्यालयानां कृते एव भवन्ति, अनेक कार्यक्रम केवल विद्यालयों के लिए ही होते हैं। अतः शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम से उद्देश्यम मनोरंजन से स्थाने शिक्षित करणम भवति। इसलिए बता रहे हैं कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम है उसका जो उद्देश्य है वो मनोरंजन के स्थान पर केवल शिक्षित करना होता है। इदम सामान्यतः निर्देशात्मक दूरदर्शनेन सह अव्यावसायिक कार्यक्रम प्रस्तौति। और सामान्यतः देखा जाता है कि ये जो शैक्षिक दूरदर्शन है ये निर्देशात्मक जो दूरदर्शन है उसके साथ जो अव्यावसायिक कार्यक्रम है उनको भी प्रस्तुत करता है। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक दूरदर्शन से और निर्देशात्मक दूरदर्शन से उपयोग है। शैक्षिक दूरदर्शन और
निर्देशात्मक जो दूरदर्शन है उनका उपयोग हम देखते हैं। तो इसके प्रमुखतया जो उपयोग है उनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें पहला जो भाग है वह संपूर्ण दूरदर्शन शिक्षा, द्वितीय है दूरदर्शनम एकम परिपूर्वक साधन से आधार है, और तीसरा है दूरदर्शनम एकम पूर्वक साधन रूप है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि संपूर्ण दूरदर्शन शिक्षा, इसमें अस्मिन् कार्यक्रमे कक्षायाम एकमात्र दूरदर्शनम एवं शिक्षकस्य कार्यं करोति। देखिएगा, कह रहे कि इस कार्यक्रम में कक्षा में एकमात्र दूरदर्शन ही शिक्षक का कार्य करता है। अस्य प्रयोग है एतादृशानां क्षेत्राणां बालकेभ्यः क्रियते, और इसका प्रयोग इस प्रकार के क्षेत्रों के बालकों के लिए किया जाता है। ये दूरस्थ क्षेत्राणाम संति, जो दूर दूर के क्षेत्रों में रहते हैं, निवास करते हैं। यत्र च विद्यालय से अभाव वर्तते, और जहाँ पर विद्यालयों का अभाव होता है। अब हमारा जो द्वितीय उपयोग है वो आता है दूरदर्शनम एकम परिपूरक साधन से आधार है। तो इसमें बता रहे हैं कि अस्मिन् कार्यक्रम में दूरदर्शनम समस्त शिक्षण प्रक्रियाया आधार रूपे कार्यम करोति। बता रहे कि इस कार्यक्रम में दूरदर्शन है समस्त जो शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं के आधार के रूप में कार्य करता है। इदम अन्य निर्देशात्मक माध्यमानां परिपूरक रूपे कार्य करोति। अब आता है तृतीय में हम देखते हैं दूरदर्शनम एकम पूरक साधन रूपे। तो इसमें बता रहे हैं कि दूरदर्शनम कक्षा वाद विवाद से कृते वर्तमान सूचना प्रदानम करोति। बता रहे हैं कि दूरदर्शन कक्षा वाद विवाद के लिए वर्तमान की जो सूचनाएं हैं वो प्रदान करता है। शिक्षकेन कृतम प्रदर्शनम दूरतः, शिक्षक के द्वारा किया गया जो प्रदर्शन है वो दूर से ही छात्रान स्पष्टम न होते, छात्रों के लिए स्पष्ट नहीं होता है। किंतु दूरदर्शन माध्यम है, लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से लाघवाति लाघव वस्तु यदा प्रतीयते, छोटी से छोटी भी वस्तु का जब प्रदर्शन किया जाता है तदाशय है, तब वह अति पार्श्व है, बहुत ही पास में स्पष्टम च दृष्टिगोचरम होती, और स्पष्ट ही दृष्टिगोचर होती अर्थात दिखाई देती है। अतः दूरदर्शन से प्रयोगो त्रिषु रूपेषु भवति, इसलिए दूरदर्शन का जो प्रयोग है वो 3 रूपों में होता है। अब हम देखते हैं कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम से आधारभूता प्रक्रिया, जो शैक्षिक दूरदर्शन है, दूरदर्शन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम की आधारभूत जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो उसको हम 3 बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। जिनमें पहला बिंदु है विशिष्ट क्षेत्र से चयनम, विशिष्ट क्षेत्र का चयन। तो इसमें बता रहे हैं दूरदर्शन कार्यक्रम से विद्यालय पाठ्यक्रमेण से संबंधम भवेत, कि दूरदर्शन कार्यक्रम का विद्यालय जो पाठ्यक्रम है उसके साथ संबंध हो। दूरदर्शन शिक्षक है कक्षागत शिक्षक से मिलित्वा, दूरदर्शन शिक्षक कक्षागत जो शिक्षक है उसके साथ मिलकर दल निर्माण कुर्यात, दल का निर्माण करे। तथा च दूरदर्शन कार्यक्रम से कक्षागत शिक्षण कार्यक्रम से च योजना संयुक्त रूपेण कुर्यात, दोनों मिलकर जिस योजना का निर्माण करें वो संयुक्त रूप से करें। पठितानां पाठानां योजना विस्तृतम भवेत्, पढ़ाए जाने वाले जो पाठ है उनकी योजना विस्तृत हो। तस्य चयनम, और उसका चयन श्रोतागणानां स्तरानुसारम, सुनने वाले जो श्रोता है उनके स्तर के अनुसार ही। कार्यक्रमाणाम समय अवधि, और कार्यक्रम की जो समय अवधि है, कार्यक्रम से उद्देश्यानि स्मृत्वा निर्माणम कुर्युः, और प्रसारित किए जाने वाला जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के उद्देश्यों को जानकर ही उसका निर्माण करना चाहिए। द्वितीय आता है कार्यक्रम से उद्देश्य सूची, जिसमें हम देखते हैं कि कार्यक्रम सज्जता पूर्वक उद्देश्यानाम सूची निर्मितव्यम, कार्यक्रम पूर्व उद्देश्यों की जो सूची है
उसका निर्माण करना चाहिए। यथा जैसे कार्यकर्म से उद्देश्य बालकेषु ज्ञानात्मक कौशलात्मक भावनात्मकम व कस्य उद्देश्य से पूर्तिकरणम अस्ति। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि बालकों का ज्ञानात्मक कौशलात्मक और भावनात्मक किसी भी उद्देश्य की पूर्ति करना है। द्वितीय कार्यक्रम से उद्देश्य कस्य अवस्थायाः बालकान् प्रशिक्षित करणम अस्ति। ये कार्यक्रम का उद्देश्य है वो किस अवस्था के बालकों को प्रशिक्षित करना है। तृतीय उद्देश्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि कार्यक्रम से उद्देश्य छात्रेषु आत्म अनुशासनम स्व अधिगमस्य व क्षमताया विकास करणम अस्ति। ये कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में आत्म अनुशासन और अपने स्व अधिगम की जो क्षमता है उसका विकास करना है। चतुर्थ में देखते हैं कार्यक्रम से उद्देश्य छात्रान पुस्तकीय ज्ञान अतिरिक्तम ज्ञान प्रदानम भवेत्। कार्यक्रम का उद्देश्य है वो छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी उनको ज्ञान प्रदान हो। अब हम देखते हैं कि शिक्षण बिंदु है तेषां कर्म से दूरदर्शन कार्यक्रम से प्रस्तुतिकरण पूर्वकम आवश्यकम अस्ति यत् समस्त कार्यक्रमम तस्य आवश्यकतानुसारं विभिन्न शिक्षण बिंदुषु विभाजितम कर्तव्यम। के दूरदर्शन कार्यक्रम है उसके प्रस्तुति करण से पूर्व यह आवश्यक है कि समस्त कार्य जो है वो उसकी आवश्यकता के अनुसार और विभिन्न शिक्षण बिंदुओं में विभाजित करना चाहिए। शिक्षण बिंदुओं से विभाजनांतरम शिक्षण बिंदुओं का विभाजन करने के बाद उनको आवश्यकतानुसार क्रम प्रदान आवश्यकतानुसार उनको क्रम प्रदान करना चाहिए। यह न तो कार्यक्रम से प्रभावात्मकता न्यूना स्यु न च शिक्षण बिंदुना उपेक्षा। अब हम देखते हैं कि प्रक्रिया विधि प्रस्तुतिकरणम हुआ। तो ऐसा बता रहे हैं कि लंघिमायाः कक्षायाः कृते एकांकिनी संग्राही यदि छात्रा अधिका सन्ति द्वे संग्राही छात्रान् दूरदर्शनतः 5 फीट वा दूरे स्थापनीयः बाह्य प्रकाशः दूरदर्शनेन पतेत्। अब आगे हम देखते हैं कि दूरदर्शन शैक्षिक महत्व दूरदर्शन में का जो शैक्षिक महत्व है वो क्या है। तो सबसे पहले इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में लोगों के जो तर्क हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले दूरदर्शन का जो शैक्षिक महत्व है उसके पक्ष में जो तर्क आते हैं उनको हम देखते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला जो तर्क है वो है अधिक प्रभावात्मक सूचना प्रदान करना, कि अधिक से अधिक प्रभावित करने वाली जो सूचनाएं हैं उनका प्रदान करना। श्रव्य दृश्य साधन रूपे उत्तम साधनम, श्रव्य और दृश्य दोनों का सबसे बड़ा उत्तम साधन माना गया है। गृह कक्षायाम से वास्तविक वातावरण से प्रस्तुतिकरणम, घर हो या कक्षा हो वास्तविक वातावरण का प्रस्तुतिकरण। माइक्रोस्कोप प्रयोग करने से सुविधा प्रदानम, दूरदर्शन छात्राणां शिक्षकाणां च समय से संचय करोति, प्रत्येकस्य आयुवर्गस्य शैक्षिक स्तरस्य च जनानां कृते रचनात्मक दृढ़त्वं च। दूरदर्शनं मनोरंजनं निर्देशात्मक उभयोः संयुक्त साधनं भवति और राष्ट्रीय चेतना जागृति दृष्ट्या च महत्वपूर्णं। दूरदर्शन कक्षा अध्यापका अधिकं सरलं रोचकं च करोति। स्थायी ज्ञान प्रदानम पक्षपात रहित विधि। दूरदर्शन कार्यक्रम अनुभवी योग्य शिक्षकानां बलमस्ति, छात्रेषु रुच्युत्पादन करने महत्वपूर्णं, बालकानां क्षमतानुसारं ध्यान केंद्रित करना और तर्क शक्ति है, चिंतन शक्ति है, मनन शक्ति है विकास करने योगदान। ये
दूरदर्शन का जो शैक्षिक महत्व है उसके पक्ष के जो तर्क थे वो हमने पढ़े। अब हम इसके विपक्ष के जो तर्क हैं उनको हम देखते हैं। विपक्ष तर्क सबसे पहला है कि बता रहे हैं कि एक पक्षीय साधन, ये एक ही पक्ष का ज्ञान प्रदान करने वाला साधन है। प्रश्नोत्तराणाम अभाव है, इसमें प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तरों का अभाव प्रायः देखा जाता है। वाद विवाद से अभाव है, वाद विवाद का इसमें कोई स्थान नहीं है। व्यक्तिगत भिन्नतासु न आधारित है, भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं तो उन भिन्न भिन्न व्यक्तियों की योग्यताओं के आधार पर इसका निर्माण नहीं होता है, शैक्षिक कार्य नहीं होता है। व्यक्तिगत संपर्क से अभाव है, व्यक्तिगत संपर्क का अभाव है। निष्क्रिय रूप, इसमें छात्र है वो निष्क्रिय रहते हैं। प्रयोगशाला अभ्यास कार्य से अभाव है, इसमें प्रयोगशाला आदि में जो अभ्यास कार्य किया जाता है वो भी नहीं हो पाता। सामूहिक व्यक्तिगत क्रिया नाम अभाव है, तो सामूहिक रूप से छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाएं करवाई जाती हैं उनका अभाव। निर्धन छात्राणाम कृते अनुपयोगी, निर्धन छात्रों के लिए जो ये अनुपयोगी है, क्योंकि यह जो शिक्षण साधन है ये महंगे होते हैं, इसलिए प्रत्येक वर्ग का जो छात्र है इनको नहीं खरीद पाता। अब आगे हम देखते हैं बंद दूरदर्शन प्रसारण, अर्थात को एक्सल केबल जिसे आंग्ल भाषा में कहा जाता है। तो कह रहे हैं क्लोज्ड सर्किट दूरदर्शन सूचना को एक्साइल केबल माध्यम प्राप्त करता है आसमित प्रेषिता। कहते हैं कि क्लोज्ड सर्किट दूरदर्शन में सूचना को एक्साइल केबल के माध्यम से प्राप्त करता के पास प्रेषित की जाती है। इसमें सीसीटीवी इतस्य शैक्षिक संस्थानेषु महत्वपूर्ण स्थानम अस्ति। अब बता रहे कि बंद दूरदर्शन से महत्व किम, तो देखते हैं कक्षाया बहिः निर्देशनम वर्तते सहायकम सामग्री दीर्घा कृत्वा प्रदर्शयति क्लोज सर्किट माध्यमेन परवाचकस्य पाठ्यक्रमस्य च आदान प्रदानं करोति। अनेन शिक्षण प्रशिक्षण संस्थासु सीसीटीवी वीडियो टेप रिकॉर्डर इत्यादिभिः सह छात्राध्यापकस्य सूक्ष्म शिक्षणं सत्रस्य योग्यतायाः अंकनं कर्तुं समर्थः। वीडियो टेप आवश्यक पृष्ठपोषणे उपलब्धं कारयति। अस्य प्रयोगः चिकित्सा विश्वविद्यालयानाम् अति लाभप्रदं भवति। इसका जो प्रयोग है वो चिकित्सा से संबंधित जो विश्वविद्यालय हैं उनके लिए अधिक लाभप्रद होता है। अनेन शिक्षण संस्था स्वयोग्यतानुसारं समयानुसारं आवश्यकतानुसारं निर्देशान दूरदर्शन माध्यमेन प्रस्तौति। अब हम देखते हैं कि शिक्षण में ओवरहेड जो प्रोजेक्टर है उसको तो अस्मिन् एका पारदर्शी छाया समतल रूपे प्रकाश स्रोते प्रस्तुतम क्रियते। यहाँ पर एक पारदर्शी छाया है जिसको समतल रूप से प्रकाश के स्रोत के साथ इसको प्रस्तुत किया जाता है। प्रकाश है पारदर्शी वस्तुनः पारस्वात् गच्छति ततः अपट्याम स्पीकरम अनु एक रूपे प्रतिबिंबम भवति। यानी प्रकाश के माध्यम से इसका चित्र जो है वो दूसरे किसी समतल स्थान पर डाला जाता है और इसके द्वारा पदार्थ चित्रणस्य कृते अस्मिन् हेलोजन लैंप सरल रेखा भी निर्मितम लैंप 30 वोल्ट लोकोमोटिव हेडलैम्प भवन्ति। ये ट्रांसफार्मर सहायन कार्यम करोति, जो ट्रांसफार्मर की सहायता से कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरहेड जो प्रोजेक्ट है इसके लाभ क्या है। तो सबसे पहला जो लाभ है वो है विस्तृत भाव है कि एक बहुविस्तृत प्रोजेक्टर इमेज
अति अल्प दूरो प्राप्त कर्तुं शक्यते। दूरदर्शकानां मुखं शिक्षिका केवलं कक्षां प्रति द्रष्टुं समर्थः, किन्तु सः छात्राणां भावान् अपि तेषां मुखे द्रष्टुं समर्थः। तीसरा है पर्याप्त प्रकाशस्य प्रकोष्ठः। अस्य कृते पर्याप्त प्रकाशस्य प्रकोष्ठानां प्रयोगो भवेत्। इसके लिए अधिक प्रकाश युक्त जो प्रकोष्ठ कक्ष होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। प्रयोगकर्ता सह संपर्कः और अस्मिन् कोऽपि शिक्षण से प्रदर्शनं कार्यं भवति, अपि दर्शकः संचालकस्य उभयोर एकदृष्ट्या वस्तुना द्रष्टुं समर्थाः भवन्ति। अगला है न्यून भार है, फिर लचीलापन और व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरणम, और फिर है गृह निर्मित वस्तु। अब हम देखते हैं कि संस्कृत शिक्षण संगणक जो यंत्र है उसका क्या महत्व है। तो संगणक के माध्यम से हम अपने शिक्षण कार्य को किस प्रकार औपचारिकता प्रदान कर सकते हैं। तो कह रहे हैं संगणक यंत्र एकम गतिशील उपकरणम अस्ति। संगणक वो एक गतिशील उपकरण है। येन केषुचित् निमेषु गणना गणितीय प्रक्रिया से कर्तुं शक्नुमः। यान गणनान् सिद्ध करणे मनुष्याणां कतिपयानि वर्षाणि व्यतीतानि, तान् गणनान् संगणक यंत्रेण शीघ्रातिशीघ्रं सिद्धं क्रियते। संगणक यंत्रेण डेटान् सूचनान् वा संसाधितं कृत्वा नियमानां निर्देशानां तदेव अनुसरणं करोति यद् पूर्वम् एव संगणक यंत्रेण निर्दिष्टः कृतः। नियमानां निर्देशानां तदेव अनुसरणं करोति यद् पूर्वम् एव संगणक यंत्रे निर्दिष्टः कृतः। अतः एव संगणक नियमानां अनुसरणं संगणक यंत्रं नियमानां अनुसरणकर्ता कथ्यते। इसलिए संगणक यंत्र को नियमों का अनुसरणकर्ता भी कहा जाता है। संगणक यंत्रं न केवलं तीव्र गणनाकर्ता यंत्रम् अपितु तस्य कतिपयानि आधारभूतानि कार्याणि च सन्ति। यथा सूचनाग्रहणं, जिसे इनपुट कहा जाता है, सूचना चयनम स्टोरेज, सूचना प्रक्रियनम संसाधनम व प्रोसेस, परिणामम निर्गमम व पुनः प्राप्ति सुधारम च। अब इसके महत्व को देखते हैं हम कि संगणक का महत्व क्या है। तो कहते हैं शीघ्रातिशीघ्र गणना कार्य। सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है कि इसमें शीघ्रातिशीघ्र गणना कार्य होता है। सूचना संग्रहणम, सूचनाओं का संग्रहण कर सकते हैं। छात्राणाम विद्यालय समय सारण्य संग्रह, छात्रान नवीन ज्ञान प्रदानम, छात्राणाम विचार शक्ति कल्पना शक्तिश्च विकास है, बौद्धिक क्षमतायाः विकास है, शोध करने सहायक है, पाठ्य सहगामी क्रियासु सहायक है, परीक्षा कार्यक्रम में प्रमाण पत्र आदि निर्माण सहायक है, शैक्षिक पत्र पत्रिका निर्माण सहायक है। अब हम देखते हैं इंटरनेट। तो कहते हैं इंटरनेट यंत्र से जन्मदाता। देखते हैं इंटरनेट के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो बता रहे हैं विंटर सर्प महोदय, जो इंटरनेट यंत्र के जन्मदाता माने जाते हैं, उनका नाम है डॉक्टर विंटन सर्प महोदय आसीत्। इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम से संक्षिप्त रूपम अस्ति। इंटरनेट अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक संक्षिप्त रूप है। इदम विश्वव्यापी संगणक कार्यक्रमम् अस्ति। अस्मिन् समस्त विश्वस्य सूचनां संगृह्यते। इंटरनेट धारकः कदापि कश्चित् अपि समये कस्यापि विषये अतिशीघ्रं सूचनां प्राप्तुं शक्नोति। अब इसके महत्व के बारे में हम देखते हैं कि शीघ्र सूचना प्राप्ति करणम, इलेक्ट्रॉनिक पत्र पत्रिकाम अध्ययनम, शेयर आपणस्य अवधानम, स्व उत्पादनानां सेवानां च विज्ञापनम, पुस्तकालयी सूचना प्राप्ति करणम, दूरस्थ क्षेत्रेषु
स्थिताः छात्राः आचार्याः वैज्ञानिकाः शोधकर्ताः स्वकीयानां विचाराणाम् आदान प्रदानं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। अब अंत में संक्षेप में हम देखते हैं आकाशवाणी। तो कह रहे हैं कि आकाशवाणी माध्यमेन दूरस्थ स्थाने, आकाशवाणी के माध्यम से दूर स्थित शैक्षिक गतिविधि, जो शैक्षिक गतिविधियां हैं उनको श्रोतुं शक्यन्ते, तो सुन सकते हैं हम। अस्य महत्वम अनेकेषु कार्येषु सन्ति, इसका महत्व अनेक कार्यों में होता है। तो यथा कृषि क्षेत्र सहायिका, जो आकाशवाणी है उस आकाशवाणी के माध्यम से जो भी किसान हैं जो अपनी कृषि आदि का कार्य करते हैं उनको भी समय समय पर उनको उनकी खेती के बारे में सुझाव प्रदान किए जाते हैं। पत्रकारिता माध्यम प्रशिक्षण है, पत्रकारिता के माध्यम से भी प्रशिक्षण आदि का कार्य आकाशवाणी के माध्यम से किया जाता है। क्रीड़ा क्षेत्र सहायिका, और क्रीड़ा क्षेत्र में आज की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को अपने योग्यता और क्षमता के अनुसार किस क्षेत्र में जाना चाहिए और उस क्षेत्र के लिए उनकी योग्यता और शारीरिक जो दक्षता है वो किस प्रकार होनी चाहिए आदि का जो ज्ञान है वो भी आकाशवाणी के माध्यम से समय समय पर प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से आज की हमारी जो इकाई है शिक्षणे संचार साधनानां योगदानम वो संपन्न होती है। धन्यवाद।